नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिका ने काबुल से अपनी अंतिम उड़ान के साथ अफगानिस्तान में अपने 20 वर्ष के सैन्य मिशन को समाप्त करने की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में कार्य करता रहेगा। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तालिबान से अफगान तथा विदेशी नागरिकों को सुरक्षित देश छोड़ने की अनुमति देने को कहा। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान को किसी अन्य देश पर हमले या आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मेघालय में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान कल से खुल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 64 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी, कल 19,622 नए मामले सामने आए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कल छठे दिन 5 पदक जीते। भाला फेंक में सुमित अंतिल और निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश की 75वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार ने अपने श्रोताओं के लिए स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी शुरू की है। प्रश्नोत्तरी 16 अगस्त से शुरू हुई और 15 अगस्त 2022 तक चलेगी। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में इंडिया पोस्ट आकाशवाणी का साझेदार है। कल का प्रश्न था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाया गया कौन सा अधिनियम काला कानून के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। इसे 10 मार्च 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय सिडनी रॉलेट ने पारित किया था। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक जेल में रखने का अधिकार देता था। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता हैं हैदराबाद, तेलंगाना की श्यामला अप्पाजी। श्यामला अप्पाजी ने क्विज की विजेता बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मेरा नाम श्यामला अप्पाजी है। मैं हैदराबाद, तेलंगाना से बोल रही हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुशी हो गई और मैं आकाशवाणी समाचार को धन्यवाद देती हूँ। देश के आजादी की तेलंगाना का बहुत योगदान था। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो स्वतंत्रता की 75 वर्ष को उत्सव से मनाई जाए। जय हिंद। हमारा आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेज सकते हैं। श्रोता अपने जवाब हमारी व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8826546262।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। काबुल से कल अंतिम सैन्य उड़ान के साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 वर्ष के सैन्य मिशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कमान के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक 6,000 अमेरिकी नागरिकों सहित काबुल से 79,000 लोगों को निकाला है। हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका ने C-17 सैन्य विमान के जरिए कल रात 12 बजने से ठीक पहले अंतिम उड़ान भरी। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान ने पूरी तरह से आजादी प्राप्त कर ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का काम जारी रहेगा। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. While the military evacuation is complete, the diplomatic mission to ensure additional U.S. citizens and eligible Afghans who want to leave continues. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए अंतिम समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार एयरलिफ्ट मिशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त सेना प्रमुखों और सभी अमेरिकी कमांडरों की सर्वसम्मति की सिफारिश के आधार पर वापसी का निर्णय लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह काबुल हवाई अड्डे पर विस्फोट में जान गंवाने वाले 13 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया है कि तालिबान से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अफगान तथा विदेशी नागरिकों को सुरक्षित तरीके से देश छोड़ने की अनुमति देगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने न्यूयॉर्क में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। श्री श्रृंगला ने कहा कि प्रस्ताव में अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से सिख तथा हिंदू समुदाय के लोगों की रक्षा की जाएगी। भारत वर्तमान में अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति ने सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत लगातार इस पर नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा के साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान में स्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दें। श्री सिंह कल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस व्याख्यानमाला का आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय ने किया था।
सीमा सुरक्षा के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत विरोधी कई ताकतों ने भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं। इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल इतना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तैनात भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर्स और C-130J सुपर हरक्यूलिस अपने मूल अड्डों पर लौट आए हैं। इन विमानों ने काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों की वापसी के लिए उड़ान भरी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। अमेरिका ने काबुल से अपनी अंतिम उड़ान के साथ अफगानिस्तान में अपने 20 साल के सैन्य मिशन को समाप्त करने की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में कार्य करता रहेगा। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तालिबान से अफगान तथा विदेशी नागरिकों को सुरक्षित देश छोड़ने की अनुमति देने को कहा। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान को किसी अन्य देश पर हमले या आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मेघालय में स्कूल और कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान कल से खुल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 64 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी, कल 19,622 नए मामले सामने आए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कल छठे दिन 5 पदक जीते। भाला फेंक में सुमित अंतिल और निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड के घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में कल से स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। दिल्ली सरकार ने शिक्षण संस्थान 2 चरणों में खोलने की घोषणा की है। कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल कल से, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल 8 सितंबर से फिर खुलने की संभावना है। इस दौरान स्कूलों में अधिकतम 50% उपस्थिति की अनुमति होगी। तमिलनाडु सरकार ने भी कल से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा की। शुरुआत में 50% क्षमता के साथ कक्षाएं लगेंगी। राजस्थान में भी पिछले साल अप्रैल के बाद कल से स्कूल फिर खुल रहे हैं। मेघालय में शहरी क्षेत्रों में सभी कॉलेज फिर से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई स्कूलों में आरंभ हो जाएगी। देश ने कोविड रोधी टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना लिया है। कल कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 64 करोड़ को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक पहली खुराक के रूप में 49 करोड़ से अधिक, जबकि दूसरी खुराक के रूप में 14 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय का कहना है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चलाए जा रहे कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हर राज्य के प्रत्येक नागरिक से टीकाकरण कराने और कोविड नियमों का पालन जारी रखने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी वयस्कों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार
कोविड से ठीक होने की दर 98.76% है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कल 13 मरीज कोविड-19 से ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 8,15,000 से अधिक मरीज कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सबसे अधिक 3 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत, वडोदरा, कच्छ और पोरबंदर में 2-2 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड संक्रमण से कल कोई भी मृत्यु नहीं हुई। इस बीच गुजरात में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 150 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में कल कोविड के 19,622 नए मामले सामने आए। इस दौरान 132 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,673 हो गई। वर्तमान में राज्य में मरीजों की संख्या 2,09,493 है। राज्य में संक्रमण की दर 16.74% है। इस बीच केरल में कल से रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यात्रा पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। तमिलनाडु में कल कोविड के 523 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,739 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 21 लोगों की मौत हुई। इस समय राज्य में कुल 17,322 सक्रिय मामले हैं। बिहार में आज से विस्तृत कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत आज 2,50,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। राज्य में अब तक 3,50,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कुल 3,55,39,375 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 96,13,000 लोगों को पहली डोज और 59,25,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद इस समय कश्मीर में हैं। वे संसदीय लोक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है। श्री ओम बिरला आज श्रीनगर शहर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में संसदीय लोक संपर्क कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमारात के राजनयिक सलाहकार डॉक्टर अनवर गारगश के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डॉक्टर अनवर के साथ दोनों देशों के संबंधों और क्षेत्रीय हित के मुद्दे पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बहरीन की यात्रा पर हैं। बहरीन पहुंचने पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे कई गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। श्री मुरलीधरन की खाड़ी देश की ये पहली यात्रा है। इस दौरान वे बहरीन के मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कल 5 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। F64 भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 68.55 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई है। इससे पहले निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। वे 19 वर्ष की आयु में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पहली महिला बन गई हैं। पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके रजत पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीतने में सफल रहे। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत जीता। पैरालंपिक खेलों में ये उनका तीसरा पदक है, जबकि सुंदर ने 62.58 मीटर तक भाला फेंक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि भाला फेंक में सुमित अंतिल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के लिए बहुत गर्व का क्षण है। श्री कोविंद ने कहा कि पोडियम पर राष्ट्रगान सुनने के लिए हर भारतीय उत्साहित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत सोमवार को पदक जीतने की होड़ में है। उन्होंने कहा कि भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने सुमित अंतिल से फोन पर बात की और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। युवा मामले, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री से बात करते हुए सुमित का भावनात्मक वीडियो पोस्ट किया है। सर नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। आपने देश का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच सर। आपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपने इस प्रकार से जीवन को बिताया है। जी सर। देश के नौजवानों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जी सर। मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। अवनी लेखरा ने पूरे देश से मिले समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त की। I want to dedicate this medal to all the Indians, all 130 crore people who wish me and support me, and thanks a lot everyone. Everyone has been so supportive. Our Government of India, Sports Authority of India, our PCI, everybody has been so supportive. प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक में भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर देवेंद्र झाझड़िया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने देवेंद्र के समृद्ध प्रयासों को स्वीकार किया और कहा कि वे महान महाराणा प्रताप की भूमि से हैं। बोलना चाहूंगा मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे ग्राउंड में भेजा, विशेष तौर पर मेरी वाइफ को, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी, बाहर रह के ट्रेनिंग की, उन्होंने सब मैनेज किया और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप कर सकते हो। और 16 से 21 तक मेरा कोई मेडल नहीं था, फिर भी मैंने वापसी की अच्छी थी और आज मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। मैं स्पेशली थैंक यू मेरे कोच सुनील जी को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी ट्रेनिंग करवाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का लोकार्पण करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये क्विज तैयार की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि क्विज स्पर्धा का उद्देश्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और स्वाधीनता पूर्व युग की खादी परंपरा से जोड़ना है। क्विज स्पर्धा 15 दिन तक चलेगी, जिसके अंतर्गत आयोग के सभी डिजिटल मंचों पर प्रतिदिन 5 प्रश्न रखे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदननगर में हुआ था। कन्हैयालाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैयालाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया।
गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्रनाथ और कन्हैयालाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैयालाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैयालाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैयालाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैयालाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कन्हैयालाल के बलिदान के करीब 15 साल बाद मोतीलाल रॉय ने उनकी स्मृति में चंदन नगर कस्बे से बांग्ला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। उस समय चंदन नगर फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजों ने सी कस्टम्स एक्ट 1878 के तहत उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों में भेजी जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। इस पुस्तक में मोतीलाल ने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय कन्हैयालाल के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि कन्हैयालाल के चेहरे पर योगी जैसी शांति थी और उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे मृत्यु के समय भय का पता चलता हो। कन्हैयालाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। राष्ट्र सेवा के लिए कन्हैयालाल के उत्साह ने बाघा जतिन, रास बिहारी बोस, मास्टरदास सूर्य सेन और उनके समूह के सदस्य सहित अनेक महान बंगाली क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। कन्हैयालाल दत्त जैसे शहीदों के बलिदान और अप्रतिम देश सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका अखबारों ने टोक्यो पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बड़ी सुर्खियों में दिया है। लोक सत्य लिखता है, भारत का स्वर्णिम दिन। राजस्थान पत्रिका ने पदकों का पंच शीर्षक से लिखा है, एक ही दिन में भारत के नाम 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। पत्र लिखता है, खेल के मैदान से बच्चों को बड़ा संदेश, बाधाओं से हार नहीं माने, नजरें लक्ष्य पर रखें, सफलता गले लगेगी। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। पुंछ में नियंत्रण रेखा से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश सेना द्वारा नाकाम करने को अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून और राष्ट्रीय सहारा ने दिया है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आप अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 8826546262। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने काबुल से अपनी अंतिम उड़ान के साथ अफगानिस्तान में अपने 20 वर्ष के सैन्य मिशन को समाप्त करने की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में कार्य करता रहेगा। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पारित किया। अफगान तथा विदेशी नागरिकों को सुरक्षित देश छोड़ने की अनुमति देने को कहा। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन किसी अन्य देश पर हमले या आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कल छठे दिन 5 पदक जीते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।